Hello guys, welcome to JK Exam Cracker. I am Shivam Mahajan, your faculty for General Studies. आपको पता ही हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा या आज के दिन का जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारी कंटिन्यूएशन है। एंशिएंट हिस्ट्री हमने शुरू की थी, हमने उसमें स्टोन एज के बारे में पढ़ा, तीनों पीरियड हमने कर लिए, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज कर ली। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है जिससे हमें पता चलता है कि हम इंसान कैसे ग्रो हुए, कैसे हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े, हमारे दिमाग ने बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया था, हम आर्टिस्ट बन गए थे, हम कॉपर स्मिथ बन गए थे, सब चीज़ें जो है हम करने शुरू कर दिए थे। तो वो एक फेज़ आता है, वो आता है कॉपर फेज़, या उसको आप ये भी कह सकते हो चाल्कोलिथिक एज कह सकते हो आप उसको। वो फेज़ हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि मेटल्स जो थे पहले, अगर हम बात करें, हम स्टोन टूल्स थे उन्हीं को यूज़ करते थे, जो भी स्टोन का पीस मिला हम उसको फाइन करते गए, तराशते गए, उसको पतला करते गए या उसको पॉइंटेड करते गए, हमने उससे काम चला दिया। बट क्या होता है, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो हमेशा यही होती है, हम ग्रो करना चाहते हैं हमेशा। हमें लगता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सीमित नहीं है हमारे लिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं या हमारे रिसोर्सेज होते हैं हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। यही रिक्वायरमेंट थी ह्यूमंस की उस टाइम पे, जब ब्रेन साइज बढ़ गया होमो सेपियंस का, तो उन्होंने सोचा अब जो है हमें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। जो स्टोन टूल्स हैं हमारे ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक पूरी जो है हमारी हिस्ट्री ही चेंज होगी जिसकी वजह से। तो आज हम करते हैं शुरू, चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में हम शुरू करेंगे। चाल्कोलिथिक एज आज का हमारा टॉपिक है, और इसकी अगर मैं बात करूं, ये कौन से टाइम पीरियड से शुरू होता है, अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, वहां पे इसके जो ट्रेसेस दिए गए हैं वो आते हैं 2000 BC टू 700 BC। ये पीरियड जो है ये सारा कॉपर एज के साथ शुरू करते हैं, ये रिलेट करते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं मेटल एज भी आप कह सकते हो इसको। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शायद यहाँ पे नहीं लिखा होगा, जो सबसे पहला मेटल मेटल अगर इंसान ने कभी यूज़ किया था वो था कॉपर। हमें हो सकता है कभी कभार गलती हो ही जाती है, हम लोग सोचते हैं सबसे पहले अगर हमने यूज़ किया होगा, क्या पता ब्रॉन्ज यूज़ किया हो, हमने हमेशा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में भी सुना हुआ है या आयरन एज सिविलाइजेशन के बारे में सुना हुआ है, बट ऐसा गलत है। जो सबसे पहला मेटल अगर यूज़ किया था ह्यूमन ने, उसको अगर वेपन्स में तब्दील किया था तो वो था कॉपर। तो आगे करते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ, द पीरियड व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग मेटल टू मेक देयर लाइफ मोर इजियर, द टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन एंड कॉपर टुगेदर। सबसे पहली बात आती है, ये वो पीरियड था जब इंसानों ने मेटल्स को यूज करना शुरू कर दिया और उनकी लाइफ जो है उससे और आसान होने शुरू कर दी। फायर जो है उसकी तो हमें नॉलेज हो ही गई हुई थी, अगर नियोलिथिक एज की बात करें तब जो है फायर हम कंप्लीटली यूज़ करना शुरू कर दिया था। बट इसमें एक और एडवांसमेंट आई चाल्कोलिथिक एज में, यहाँ पे हमने मेटल को यूज़ करना शुरू कर दिया। पूरी तरह से हो सकता है हमने मेटल का उपयोग नहीं किया हो, बट हमने उसको मिक्स करना शुरू कर दिया, स्टोन और कॉपर को एक साथ। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द टूल्स वर मेड फ्रॉम स्टोन एंड कॉपर टुगेदर। फिर बात करते हैं, सबसे पहली सेटलमेंट जो है हमें मिलती है कौन कौन से एरिया से मिलती है। सबसे पहली सेटलमेंट्स आती है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से है, ये एक्सटेंड होके जो है अपर गंगेटिक बेसिन या गंगा के बेसिन तक जो है ये सारी एक्सटेंड हो जाती है चाल्कोलिथिक एज में। आगे मैं आपको सिटीज़ भी बताऊंगा कौन कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा क्या क्या मिला हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाल्कोलिथिक एज की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, हमने वेपन्स तो यूज़ करना शुरू कर दिए थे, हमने कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया, बट इसमें एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये है कि हमने जो क्राफ्ट्समैनशिप थी या पॉटरी जो हम बनाते थे, घड़े जो बनाते थे, उसको भी हमने नक्काशियाँ करना शुरू कर दिया था।
तो वो भी एक हमारी एडवांसमेंट थी, वहाँ पे अचीवमेंट थी एक बहुत अच्छी। चलिए आगे करते हैं बात। इसमें लिखा हुआ ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू यूज मेटल इज वेरी स्लो एंड लॉन्ग। इट कैन बी ऑल्सो सेड दैट इट वॉज ए ओवरलैपिंग पीरियड when both stone and metal were used according to their requirements। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टोन से मेटल का जो यूज होना था वो टाइम पीरियड जो है बहुत लंबा था। ये नहीं था कि जगदम ही हमने इसको यूज करने शुरू कर दिया था, बट इससे हमें ये पता चलता है कि एडवांसमेंट होने शुरू हो गई थी। जो हम पहले स्टोन को यूज करते थे उसकी जगह हमने कॉपर को भी आगे यूज करना शुरू कर दिया और उससे हमें और ज़्यादा अचीवमेंट मिलने शुरू होगी। और ये ओवरलैपिंग पीरियड है जिसमें स्टोन और मेटल्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होने शुरू कर दिए। जैसे एक बात करें, भाला होता है, स्पीयर होता है। अब एक स्टोन जो है उसका भाला कभी नहीं बनाया जा सकता, या तो वो लकड़ी का बनेगा या किसी मेटल का बनेगा। तो क्या होता था, ये क्या करते थे, लकड़ी के ऊपर कॉपर का कुछ जो है पीस लगा देते थे। तो ये हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ये जो है मेटल को यूज़ करते थे, ना कि मेटल्स को हर जगह यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जहाँ पे स्टोन की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे स्टोन टूल्स ही जो है बनते थे। फिर बात आती है, द आर्ट ऑफ मिक्सिंग स्टोन टूल्स विद मेटल्स वॉज वेरी वेल नोन। अगर हमने कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया था तो उसके साथ साथ हमने ये भी पता था कि हम कौन से टूल को किस चीज़ के साथ मिला के बना सकते हैं या मेटल को किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टोन के साथ हमें लगता था कि किसी मेटल को, कॉपर को या ब्रॉन्ज को अगर हमने लगाना है उसको आगे यूज़ करने के लिए, तो उसकी भी हमें नॉलेज जो है बड़ी अच्छी तरीके से इस पीरियड में होने शुरू हो गई थी। फिर कहते हैं इस पीरियड को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या स्टोन कॉपर एज भी कह सकते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि इस पीरियड में हमें ब्रॉन्ज के कुछ टूल्स या मेटल एलॉयस की भी जो है हमें ट्रेसेस मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये हम स्टोन और कॉपर को यूज़ करते थे एक साथ, तो ये टुगेदर जो पीरियड बनती थी या ये एज जो बनती थी, इसको हम स्टोन और कॉपर एज दोनों एक साथ कह सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको कॉपर एज कह दें या अगर हम इसको स्टोन कॉपर एज कह दें, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये एक ही चीज़ होगी, वन एंड द सेम थिंग होगी ये। फिर बात आती है ये जो कॉपर पीरियड था या कॉपर एज जो थी क्यों फेमस थी, ये क्यों ज़रूरी थी। इसमें क्या हुआ, लोगों को पता चल गया हमने कॉपर को यूज़ करना, उसके साथ साथ हमारी जो आर्टिस्टिक नॉलेज थी वो भी बढ़ती गई। फिर बाद में लोगों को पता चला कि अब जब हम ये काम करने शुरू कर दिए हैं तो इनका ट्रेड भी हम कर सकते हैं। जैसे डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की होने शुरू हो गई थी, वो क्या करते थे, कैटल्स को पालते थे और उनके साथ उनकी ब्रीडिंग भी करवाते थे, आगे जो है उनको फर्दर अपने जनरेशन को भी पास आउट करते थे इन टेक्नोलॉजीज़ को। तो फिर इनको लगा कि जो इनकी प्रोडक्शन हो रही है तो उनको आगे हमें मार्केट्स में भी यूज़ करना चाहिए, बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाके इनको बेचना चाहिए। कोई भी एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन होती है तो इससे क्या हुआ, फिर एक सिविलाइजेशन बनी। जो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन आती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मोहनजोदारो की अगर हम बात करें, लोथल की अगर बात करें, ये सब इसी के साथ डील करता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये सब चालकोलिथिक एज के बाद ही शुरू हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं चालकोलिथिक एज ने ही शेप दी थी फेमस हमारी जो सिविलाइजेशन थी, ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्होंने अपना रूप दिया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि अब क्या ऑक्यूपेशन थी इनकी। चाहे ये काम तो करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी करते थे, उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ये करते थे वो भी हम बताएंगे आपको। फिर इसमें सबसे पहली बात आती है, जो इनकी इकोनॉमी थी वो सबसे ज़्यादा बेस होती थी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनको लगा सबसे सेफ चीज़ है। एक तो वो आगे जब अगर ड्रॉट्स वगैरह आते थे या सूखा वगैरह जब पड़ता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी वो उनके आगे काम आती थी, जो रिजर्व इन्होंने रखे हुए थे। उसके साथ साथ क्या होता था, जो इनके लिए पास एक्स्ट्रा होता था वो भी इनको बेचते थे आगे। बार्टर सिस्टम तो होता ही था। अगर चावल कहीं से अगर उग रहे हैं तो वहाँ पे अगर अनाज नहीं है तो वहाँ पे अनाज दे के चावल को लाया जाता था, तो ये बार्टर सिस्टम होता ही था वहाँ पे। तो इन्होंने कहा हुआ है मेनली जो उनका इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, बट उनके साथ साथ जो है इन्होंने और चीज़ें करना शुरू कर दी, जैसे स्टॉक रेजिंग।
जैसे बकरी होगी, भेड़ होगी, गायें होगी, इनको इन्होंने पालना शुरू किया। उनकी ग्रेजिंग करवाते थे ये, मतलब जैसे आगे उनकी जो जनरेशन जो थी, अगर पॉपुलेशन जो थी वो भी वो बढ़वाते थे, क्योंकि उनको पता था ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, या गायें होगी या बकरी होगी, इनका जैसे दूध की अगर हम बात करें, उनको नॉलेज थी कि ये आगे बड़े काम आते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं, तो इनकी इन्होंने प्रोडक्शन भी जो है करना शुरू कर दी थी। स्टॉक रेजिंग ये करते थे, उसके साथ हंटिंग ये इन्होंने करना बंद नहीं की थी, हंटिंग भी ये करते थे। इनको पता था हंटिंग से अगर हमारा जैसे मीट है उसकी जो पूर्ति जो है, जो इनको हंटिंग से ही मिलती थी। और उसके साथ साथ इनको फिशिंग का भी जब आर्ट आता था तो ये फिशिंग भी ज़रूर करते थे। फिर आगे बात करते हैं टूल्स की। दो तरह के जो है इन्होंने बताई हुई हैं चीज़ें जिससे इनके जो टूल्स बनते हुए थे, ये सिलिकस से बने होते हैं। सिलिकस मेन इनका कंपोनेंट होता था, और दो आते थे, पहला आता था चालकेडोनी और दूसरा आता था चर्ट। अब बात करते हैं चालकेडोनी क्या होता है। ये एक तरह का, आप इसको जेमस्टोन भी कह सकते हो, अगर लोकल भाषा में हम कहें इसको आप जेमस्टोन भी कह सकते हो। बट अगर बात करें, ये एक होता है क्वार्ट्ज टाइप होता है स्टोन, जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिकेट से बना होता है। एक ये आ गई चालकेडोनी आ गई, दूसरा आ गया चर्ट। व्हाट इज चर्ट? ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो मोस्टली सिलिका से बने होते हैं। तो इनके जो टूल्स थे या फ्लेक्स जो होते थे वो दो चीज़ों से बने होते थे मेजरली। पहले आता है चालकेडोनी और दूसरा आता है चर्ट। फिर बात करते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज की। बट ये कॉपर और ब्रॉन्ज जो है इन टाइम पे इनके जो टूल्स होते थे वो हमेशा लिमिटेड नंबर्स पे होते थे। तो मतलब एक तरह के आप कह सकते हैं जो रॉयल लोग थे उनके लिए जो है कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स जो है बनते थे। तो लिमिटेड नंबर होती थी इनकी, या सीमित होते थे ये पूरी तरह से। फिर बात आती है एक और इनकी इंपॉर्टेंट चीज़, इस कल्चर में क्या था, लोगों को खाली हथियार बनाने की नॉलेज नहीं थी या खाली एग्रीकल्चर ये नहीं करते थे। उस टाइम पे जो इनके घड़े वगैरह बनाए जाते थे या बर्तन आप कह सकते हो, वो पूरी तरह से पेंटेड थे। ये आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी तरह की पोइट्री होती थी हमारे इस पीरियड में। तो इनकी एक और एडवांसमेंट ये थी कि ये यहाँ पे जो घड़े वगैरह बनाते थे वो पूरी तरह से पेंटेड होते थे। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस पीरियड में क्या था, जो तब के लोग थे उनको एक तरह की नॉलेज थी कि जो इनके डेड पर्सन्स होते थे, जो इनकी फैमिली मेंबर जो डेड मर जाते थे, उनको ये दफनाते थे। तो बरियल प्रैक्टिसेस ये भी उस समय पूरी तरह से करते थे। ये चालकोलिथिक एज में इसके हमें प्रूफ्स मिलते हैं। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली बात, इनको नॉलेज थी अपने जो सगे संबंधी जो मर जाते थे उनको दफनाने की जो है इनको प्रथा आती थी कि ये कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। बट ये भी थोड़ा डिफरेंस आता था इसमें। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था वो उनकी जो पोजीशन होती थी नॉर्थ से लेकर साउथ पोजीशन में ये जो है इनका फेस किया जाता था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनकी जो है महाराष्ट्र में जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं इस एज के साथ, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलते हैं। बट बात करें अगर साउथ इंडिया की, ये चीज़ उल्टी हो जाती थी। जो मरे हुए जो लोगों को दफनाया जाता था उनकी जो डेड बॉडीज होती थी वो ईस्ट से लेकर वेस्ट पोजीशन में जो है दफनाए जाते थे। तो ये फ़र्क था। और इससे हमें वेल डिफाइंड ये पता चल जाता है कि इस एज में जो बरियल प्रैक्टिसेस होती थी बड़े ज़ोरों शोरों से होती थी। बट अगर बात करें ईस्टर्न इंडिया की, ईस्टर्न इंडिया आपको पता ही है कहाँ पर है, हमारी इस जो वेस्ट बंगाल के इस साइड अगर 7 स्टेट्स की अगर हम बात करें, सारा ईस्टर्न इंडिया आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो माइन्यूट पॉपुलेशन थी, मतलब जो कह सकते हैं चाहे 5% या 10% वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी, वो अपनी जो डेड बॉडीज़ जो हैं वहाँ पे दफनाते थे।
तो इससे ये पता चलता है कुछ कल्चरल डिफरेंस भी था वहाँ पे, कल्चरल बिलीफ जो थे उनके अलग अलग थे। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे अगर वो दफनाते थे तो उनकी डेड बॉडीज़ को जो है नॉर्थ से लेकर साउथ पोजीशन में दफनाया जाता था। तो अगर साउथ में अगर चले जाएं तो वहाँ पे क्या होता था, ईस्ट से लेकर वेस्ट पोजीशन में जो है दफनाया जाता था। पूरी तरह से उल्टा था ये। तो अगर हम ईस्टर्न साइड की अगर हम चले जाएं, इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की तरफ अगर हम चले जाएं, वहाँ पे जो है बड़े हमें कम ट्रेसेस मिलते हैं कि यहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस होती थी। तो इससे पता चलता है कि नॉर्थ इंडियन जो थे, ईस्टर्न इंडियन जो थे उस टाइम पे, उनका जो कल्चर जो था हमारे रेस्ट ऑफ इंडियन से जो है डिफरेंस था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉपर फेस की, और इसमें कॉपर फेसेस में हमें क्या क्या ट्रेसेस मिलते हैं और कौन कौन से एरिया में मिलते हैं। ये जो फेज है इसने पूरे हमारा एंटायर नॉर्थ इंडिया को अगर हम छोड़ दें, पूरे के पूरे इंडिया को जो है कवर किया हुआ है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर देखा जाए, या अगर नॉर्थ से लेकर अगर साउथ तक देखा जाए, कुछ एरियाज जो हैं इन्होंने पूरी तरह से कवर किए हुए थे जहाँ पे कॉपर एज के हमें ट्रेसेस मिलते हैं। फिर चलो इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है इसमें जो कॉपर फेज जो है 2000 BC से लेकर 1500 BC तक जो है ये प्रैक्टिस हुआ है, इसके हमें ट्रेसेस मिले हुए हैं। तो इसमें हमें जो नॉलेज मिलती है वो मिलती है कि वेयर हाउस कल्चर होता था उस टाइम पे। वेयर हाउस का मतलब हुआ कि वहाँ पे स्टोरेज हमें मिलती थी, या आप ये भी कह सकते हो आर्टलरी कल्चर, ये भी हम कह सकते हैं। वेयर हाउस में मैक्सिमम हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह जो है स्टोर किए जाते हैं। बट आप अगर इसको एक तरह अगर दूसरी अगर भाषा में कहें तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं आर्टलरी जहाँ पे रखी जाती थी, यहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते थे, वो वाला जो है कल्चर भी हमें मिलता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं पूरे इंडिया की। टोटल जो है 40 कॉपर होर्ड्स हमें मिले हैं। होर्ड्स का मतलब हुआ स्टोर्स, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, इनको हम होर्ड्स कहते हैं। यहाँ ये इन होर्ड्स में क्या होता था, कॉपर के जो है बड़े बड़े पॉट्स होते थे जिनके अंदर कुछ क्या कह सकते हैं आप, हथियार भी रखे जा सकते थे, या हमारे जो उस समय के ऑर्नामेंट्स थे वो भी उन चीज़ों में जो है रखे जाते थे। पूरे अगर इंडिया की अगर बात करें, टोटल हमें 40 कॉपर होर्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, रिंग्स, अंगूठियाँ होगी, फिर आगे स्वॉर्ड्स, तलवारें होगी। अगर उर्दू की अगर हम बात करें, इसको शमशीर कहा जाता है। हमें ये मिलते थे, स्पीयर हेड्स मिलते थे, भाले मिलते थे हमें, या उनके जो ऊपर का हिस्सा जो था वो हमें चीज़ें मिलती थी। और इसके साथ साथ जो है हमें मूर्तियाँ भी मिलती थी, ह्यूमन लाइक फिगर्स, ये सब जो है कॉपर से ही बनी होती थी। और ये पूरे इंटायरली इंडिया में मिलता है, मोस्टली इंडियन पार्ट्स में जो है मिलता है। अब कैसे कैसे जो है इसकी कैटेगराइजेशन हुई है। फिर अगर ईस्ट से लेकर अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा से लेकर जो है पूरे गुजरात तक ये फैला हुआ था एरिया, जहाँ पे ये 40 कॉपर होर्ड्स हमें मिले हुए हैं। और अगर नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेकर जो है आंध्र प्रदेश के नॉर्थ तक जो है साउथ का जो हमारा एरिया है, साउथ में आंध्र प्रदेश आता है, तो यहाँ पे भी पूरी तरह से जो है फैला हुआ था। अगर इंडिया की बात करें ऐसे, ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, ओडिशा या वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से लेकर, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में आता है, उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इन सब जगह जो है टोटल 40 कॉपर होर्ड्स मिले हैं, या वेयर हाउसेस मिले हैं जहाँ पे ये चीज़ें रखी जाती थी, स्टोर्स रखे जाते, स्टोर्स बनाए जाते थे जहाँ पे ये हमें कॉपर्स की कुछ चीज़ें मिली थी, जैसे तलवारें होगी, रिंग्स वगैरह होगी, ये सब हमें मिलती हैं। फिर बात करते हैं जो सबसे लार्जेस्ट होर्ड है या वेयर हाउस है हमें कहाँ पे मिला हुआ है, गुंगेरिया। ये मध्य प्रदेश एरिया में है, मध्य प्रदेश स्टेट में जो है गुंगेरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमें जो है सबसे लार्जेस्ट होर्ड मिलती है, जहाँ पे 424 टोटल कॉपर टूल्स थे। जो टूल्स थे पूरी तरह से कॉपर से बने हुए वो 424 थे, और वेपन्स जो थे वो थे 102। तो सबसे लार्जेस्ट साइट जो है, इससे हमें ये पता चलती है गुंगेरिया में थी, जो चाल्कोलिथिक एज के साथ डील करती है, और वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट होर्ड हमें मिला जिसमें 424 कॉपर टूल्स थे, और उसी के साथ वेपन्स मिलते हैं 102, 102।
फिर बात करते हैं जितनी भी साइट्स हैं, अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को, पूरे अगर इंडिया को देखा जाए, जितनी भी ज़्यादा साइट्स मिली हैं उसमें गंगा यमुना का जो डोब है वहाँ पे आधे से ज़्यादा कॉपर होर्ड्स जो हैं हमें यहीं पे मिले हुए हैं गंगा के किनारे। तो इससे हमें ये पता चलता है एक सभ्यता जो थी पूरी तरह से, सिविलाइजेशन गंगा या यमुना के किनारे में ही ये पूरी तरह से सभ्यता जो है बसी हुई थी। और इससे हमें एक चीज़ और मिलती है कि ये जो लोग थे इनको बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जैसे तलवारें जो हैं, ऐसे तो है नहीं कि मतलब निकाली, मतलब कॉपर निकाला ज़मीन में से तो और उसको किसी तरह से जो है शेप चाहिए, शेप मिल जाती है। एक पूरी तरह का एक ऐसे स्पेशलाइज पर्सन चाहिए जो एक तलवार को बना सकता है। यहाँ अगर भाले की बात करें, ये भी जो है कुछ क्राफ्टमैन जो है स्पेशल फील्ड जो उनको नॉलेज होती है वही ये चीज़ें बना सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है, अगर नियोलिथिक की अगर हम बात करें वो भी एक स्टोन एज ही गिनी जाती थी, तो बट अगर चाल्कोलिथिक एज की अगर हम ट्रांजिशन पीरियड की बात करें, इस समय लोगों को जो है पूरी अच्छी तरह से नॉलेज हो गई थी, टेक्नोलॉजिकल उनको स्किल थे। और वो कॉपर स्मिथ की अगर हम बात करें, लोहार वगैरह की जो है उनको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज थी। और इसमें ये पता चलता है, अगर स्टोन एज की अगर हम बात करें, वहाँ पे लोग जो है नोमैडिक होते थे, तो वो कॉपर के टूल्स जो हैं नहीं बना सकते थे। बट अगर कॉपर एज की अगर हम बात करें, यहाँ के जो लोग थे कॉपर स्मिथ जो थे बड़े ज़्यादा नॉलेजेबल थे और वो बड़ी अच्छी तरह से ये चीज़ें बना सकते थे, जो एक प्रिमिटिव आर्टिस्ट के लिए जो है बड़ी मुश्किल चीज़ होती थी। प्रिमिटिव हो गया या आदि मानव जो लोग होते थे उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती थी। और इसके साथ एक और चीज़ आती है कि इस पीरियड में जो है हमें स्टोन टूल्स भी मिलते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही जो है टूल्स बनाए जाते थे। ये नहीं था कि हर जगह स्टोन और इनको अलग अलग जो है या मिक्स किया जाता था। जहाँ पे अगर स्टोन टूल्स की अगर रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे स्टोन टूल्स ही यूज़ होते थे। तो ये भी जो है स्टोन टूल्स भी हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिलते हैं, इसके भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं कॉपर एज में। फिर बात करते हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम टूल्स को अगर छोड़ दें ना, टूल्स भी इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितनी इनकी पॉटरी थी उस टाइम पे। जो ये घड़े वगैरह बनाते थे वो इनसे भी ज़्यादा जो है ज़रूरी होते थे। अब मैं आपको बता दूं, 3 तरह की हमारे इंडिया में जो है पॉटरीज मिलती हैं। एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें, 3 तरह की पॉटरीज हैं। सबसे पहले आती है OCW, या सबसे एंशिएंट की अगर हम बात करें OCW आती है। फिर आती है BRW, और लास्ट में जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन या आयरन एज के साथ जो डील करती है वो आती है PGW। OCW हो गया हमारा ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ये हमारे कॉपर एज में थी। फिर उसी के साथ एक और आती है BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज। ये दोनों जो है कॉपर एज के साथ डील करते थे। बट अगर हम आगे और प्रोग्रेस जब करें, आयरन एज की अगर हम तरफ चले जाएं, आयरन एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जब हम चले जाएं, तब हमें जो पॉटरीज मिलती थी वो थी PGW मेन। उसके साथ हमें OCW के भी कुछ ट्रेसेस मिलते थे। बट कॉपर एज में पूरी तरह से जो हमें पॉटरीज मिलती हैं वो OCW के साथ ही डील करती हैं। फिर बात करते हैं ये कि इनके टूल्स के अलावा जो और इनकी एक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट थी, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है, जो इनकी पॉटरी थी वो इनके टूल से भी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो 2 तरह की थी, OCP ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ऑक्रे कलर्ड वेयर पॉटरी भी आप कह सकते हो, और दूसरी आती है ब्लैक कलर्ड पॉटरी। ऑक्रे जो होता है, ये ऑक्रे कलर जो पॉटरी होती है, एक तरह के या तो येलो कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं। ये रेंज करते थे इनमें, या येलो कलर के हमें मिल जाते थे, लाइट येलो कलर के, या मोस्टली जो मिलते थे या डार्क ब्राउन या ऑरेंज कलर के हमें मिलते थे। जो ऑक्रे कलर पॉटरी जो है नई तरह की हमें मिली थी एक्सकेवेशन में। सबसे पहले बात करते हैं बदाऊन या बिजनौर एरिया जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं पॉटरी के वो 1950 में मिलते हैं, और वो थी OCP। ये इसलिए OCP थी क्योंकि यहाँ पे ऑक्रे कलर का जो है मटेरियल इसका मिलता था, इसके ऊपर पेंट अगर कहा जाए ऑक्रे कलर से होता था, या ऑरेंज कलर या
डार्क ब्राउन कलर के जो है पेंट होते थे इसके ऊपर। और यही जो कलर जो थे पॉटरी के वेरी करते थे, ऑरेंज या रेड या डार्क ब्राउन भी आप कह सकते हो। फिर जिस चारकोलिथिक साइड्स में ये जो है वेयर्स मिलते हैं या ये वाले जो घड़े मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओसीपी कल्चर। ऑक्रे कलर्ड जो वेयर थे उनके साथ जो डील करते हैं, अगर हम किसी चारकोलिथिक साइट को अगर डिस्कवर करते हैं, वहाँ पे अगर ओसीपी के जो है अगर हमें घड़े मिलते हैं तो वो उसको हमने पूरी तरह से जो है ओसीपी कल्चर ही जो है डिफाइन कर दिया था। फिर बात करते हैं एक और, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये जो है बड़े रेयर होते थे और इनके बारे में कहा जाता है एक ये जो है सैंडविच पॉटरी थी ये, क्योंकि अगर कॉपर एज की और आयरन एज की अगर हम बात करें ये इसके बीच में आए थे। कॉपर एज के एंड में ये आए थे BRW, और आयरन एज की अगर स्टार्ट की अगर हम बात करें तब हमें जो है ये वाली पॉटरी मिलती है। तो ये हमें कुछ खास जगहों में मिलती है, जैसे अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ही हमें खाली एक ही ऐसी जगह जहाँ पे हमें BRW पॉटरी मिलती है जो कॉपर एज के साथ डील करती है। और यहीं पे वो लिखा हुआ है जैसे इट वॉज सैंडविच बिटवीन OCP एंड PGW ऑफ आयरन एज। यहाँ अर्ली वैदिक एज की भी अगर हम बात करें, आयरन एज और अर्ली वैदिक एज जो है एक साथ डील करते हैं साइमल्टेनियसली जो है। जहाँ पे अगर आयरन एज की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी जो है, वैदिक एज की भी हमें ट्रेसेस जो है ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि मेजर जो अगर टूल की अगर हम बात करें जो यूज़ होता था एंशिएंट इंडिया में वो आयरन ही था। फिर BRW के जो हमें और कुछ ट्रेसेस मिले हैं वो मिलते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार और वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे हमें कुछ थोड़े थोड़े जो है ट्रेसेस मिलते हैं। दो चीज़ें इसमें कवर होगी। पहले बात करते हैं टूल्स की, जो हमें कॉपर के टूल्स मिलते हैं किस किस एरिया में जो है मिलते हैं, यानी कि पूरा इंडिया उसमें कवर हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया इंडिया जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है कॉपर फेस में, जहाँ पे हमें वेयर हाउसेस मिलते हैं। और वहाँ पे अगर 40 साइट्स जो हैं टोटल हमारे पूरे इंडिया में मिलती है जहाँ पे कॉपर के टूल्स या वेयर हाउसेस जो है स्टोर किए जाते थे, वहाँ पे रखे जाते थे। तो उसने पूरे हमारे इंडिया को कवर कर दिया, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। फिर बात करते हैं उससे भी जो ज़रूरी चीज़ थी वो थी हमारी पॉटरी। जो घड़े वगैरह बनाए जाते थे या मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो हमारे लिए ज़्यादा उस समय ज़रूरी थे। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें भी हुई थी और दो तरह की हमें पॉटरी मिलती है तब, OCP और BRW। तो फिर बात करते हैं ये जो है एज डिक्लाइन होना कैसे शुरू कर दिया। जैसे मैंने इसमें एज भी बताई आपकी 2000 BC से 700 BC तक की जो है इसका हमें ट्रेसेस मिलते हैं। तो बड़ा छोटा टाइम था ये। तो इसमें क्या होता है, चालकोलिथिक कल्चर में जो डिक्लाइन जो आता है सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें जो होता है क्लाइमेटिक चेंज जो है बड़े ज़्यादा रैपिड होने शुरू हो गए थे। और उससे क्या हुआ, कम रेनफॉल्स होने शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो हैं दूसरी तरफ जो है ट्रैवल करने शुरू कर दिया। उन्होंने जब दूसरे लैंड मासेस को अगर डिस्कवर किया तो वहाँ पे हो सकता था वहाँ पे और कोई सिविलाइजेशन जो है नहीं बन रही हो, तो जो कॉपर एज की जो सिविलाइजेशन जो है उनके साथ मर्ज होने शुरू होगी। तो लेस रेनफॉल होने लगी इन एरियाज में, तो उससे लोग जो हैं दूसरी तरफ घूमने शुरू हो गए। जो हार्ड सॉइल जो थी उस समय जो खोदी जाती थी, तो बिना पानी के, जब बिना अगर रेनफॉल जो है अगर नहीं होती थी तो उस समय क्या हुआ, वो जो हार्ड सॉइल जो है और उनके लिए इम्पॉसिबल होने लगी खोदने के लिए। तो फिर इनको लगा कि अब जो है हमें ये वाली साइड जो है छोड़ के आगे और कहीं जो है ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि इंसानों को जो है सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए। फिर जब इनको लगा कि ये सिविलाइजेशन या ये एरिया जो है अब हमारे रहने लायक नहीं है, फिर उन्होंने लगा कि अब हमें जो है आगे पलायन करना चाहिए, या जो है आगे ट्रैवल करना चाहिए। फिर वही हुआ, पानी की कमी की वजह से जो है मैक्सिमम मेजर साइट जो है चालकोलिथिक साइट वो डिक्लाइन होने शुरू होगी।
फिर आगे बात करते हैं और कौन सी जो है हमें चाल्कोलिथिक साइट्स मिलती हैं। फिर कुछ आती है चाल्कोलिथिक सेटलमेंट पैटर्न, कौन सी साइट जो है हमें कौन से एरिया में मिलते हैं। अगर लार्जेस्ट की अगर हम बात करें वो आती है दैमाबाद। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर इसी के साथ हमें चाल्कोलिथिक एज में कुछ ट्रेसेस मिलते हैं जहाँ पे लोग जो है टाउन्स में रहते थे। वो उनको लगता था कि अब से जो है हमें इकट्ठे होकर रहना चाहिए, चाहे वो छोटे छोटे टाउन्स थे जो बाद में अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ अगर हम जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे वो टाउन्स जो है बड़े बड़े होने शुरू हो गए। तो ये कहाँ मिलते हैं, दैमाबाद, और दूसरा आता है इनाम गाँव। इनाम गाँव या इमाम गाँव, ये भी जो है महाराष्ट्र में ही पड़ता है। फिर टाउन प्लानिंग, ये भी यहाँ पे जो टाउन्स थे पूरी अच्छी तरह से प्लान थे, ये भी इनाम गाँव में ही मिलते हैं। फिर बात करते हैं वहाँ पे जो टाउन्स थे वो भी कुछ जो है फोर्टिफिकेशन जो है उनकी होने शुरू होगी या किलाबंदी होने शुरू होगी। ये कौन से एरिया थे, एक आता है नगाड़ा, ये था मध्य प्रदेश में। फिर आता है दैमाबाद, दैमाबाद आपको बताया ही महाराष्ट्र में है। फिर आता है बालाथल, बालाथल भी आप कह सकते हो, ये था राजस्थान में। तो इससे पता चलता है पूरी तरह से चाल्कोलिथिक एज जो है डिवाइडेड थी, हर जगह चेंजेस थे। कहीं पे जो है टाउन फीचर्स थे, वहाँ पे टाउन में लोग रहते थे, बट कहीं पे जो टाउन्स थे वो पूरी तरह से प्लान्ड थे। फिर कुछ साइट जो है सबसे लार्जेस्ट थी, जैसे दाइमाबाद आ गई, सबसे लार्जेस्ट साइट है चाल्कोलिथिक साइट। फिर अहर आता है राजस्थान में। यहां पे क्या होता था, जो लोग जो थे कॉपर के साथ साथ स्टोन टूल्स भी यूज करते थे। तो यहाँ पे कुछ मिक्स मिल जाता है, यहाँ पे लोग जो है कॉपर के साथ साथ जो है स्टोन की भी जो चीजें जो है यूज करते थे। तो ये राजस्थान में हमें इसके भी ट्रेसेस मिलते हैं। फिर इस एरिया की, इस एज की एक खासियत जो है, यहाँ पे जो घर मिलते थे वो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप में होते थे। फिर उसके साथ साथ जो है फ्लैट और रेक्टेंगुलर हमें कॉपर एक्सिस भी मिलते हैं। जो टूल्स जो थे बने हुए ये हमें कहाँ मिलते हैं, जौरवी और चंदौली, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। फिर इस समय जो क्रॉप उगाए जाते थे, सबसे उनका जो मेजर क्रॉप था वो था बार्ले। फिर इसके साथ साथ जो है इनाम गांव की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, यहाँ पे राइस के भी जो है हमें एविडेंसेस मिलते हैं। और एक और बड़ी खासियत वाली चीज़ है, पहले अगर फायर बनती थी नियोलिथिक एज में या स्टोन एज में अगर फायर बनती थी तो इन्होंने जो है इस फायर को और ज़्यादा फाइन कर दिया। आग जो है वैसी ही होती है, गर्म तो होती है, चाहे इस एज में अगर उस एज की अगर बात करें, इस एज की बात करें, आग गर्म ही है। चाहे वो चूल्हे की आग होगी या गैस की आग होगी गर्म ही हो। बट इसमें क्या था, एक चीज़ ये थी, इन्होंने जो है आग की पूजा करना इस एज में शुरू कर दिया था। इनको लगा आग इनके लिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि खाना बना के देती है। उसके साथ साथ कुछ मेटल्स जो हैं उनको अगर शेप देनी थी उसके लिए भी आग यूज़ होती थी। और उसके साथ साथ फायर अल्टर्स, ये पता है क्या होता है, पता ही होगा यार, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। फायर अल्टर्स क्या होते हैं, एक तरह के आप कह सकते हो हवन कुंड। हवन कुंड होते थे, ये बनाए गए वहाँ पे उस टाइम पे जहाँ पे जो है सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स किए जाते थे और आग की जो है पूजा की जाती थी। तो ये दो चीज़ें जो है हमें और मिलती हैं इस पीरियड में। तो गाइस इसी के साथ हमारा चाल्कोलिथिक एज जो है ख़त्म होता है। ये बड़ा ज़रूरी फेज था क्योंकि आयरन एज जो है, आगे हम जो भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे वहाँ पे आयरन की जो है हमें बात हमेशा मिलेगी और ब्रॉन्ज की भी जो है हमें बात मिलेगी। बट कॉपर एज, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहला जो मेटल था इंसान ने यूज़ किया था वो था कॉपर।
और ये जो है कुछ थोड़े पीरियड के लिए थी, बट थी ज़रूरी, क्योंकि इसमें एक चीज़ थी, पॉटरी जो है, घड़े वगैरह जो है, हमने बड़ी अच्छी तरह से उसको फाइन क्वालिटी में बनाना शुरू कर दिया था। टूर जो है हमें कॉपर्स के मिलते हैं, उसी के साथ हमें वेयर हाउसेस का कंसेप्ट मिलता है। वेयर हाउसेस के साथ अगर हम बात करें, मैक्सिमम लोग सोचते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में ही जो है रिचुअल्स वगैरह मनाए जाते थे, या फायर की वर्शिप की, या किसी भी भगवान की जो वर्शिप जो है हमें लगता था कि वैदिक एज में होता था, बट ऐसा नहीं था। ये कॉपर एज में जो है शुरू हो गया हुआ था। मैंने आपको यहाँ पे बताया जैसे हवन कुंड हो गया, वो बने मिलते थे वहाँ पे, और उसी के साथ साथ जो है आग की जो है हमें लगता था, इससे पता चलता है कि ये आग की जो है पूजा करते थे उस टाइम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम आयरन एज और उसके साथ साथ वैदिक सिविलाइजेशन शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। होप कि आपको ये कॉपर एज के बारे में अच्छी तरह से आ गया होगा, पता चल गया होगा। तो अगर कुछ रह भी गया होगा, जब हम इसके MCQs करेंगे वहाँ पे ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक इधर तक ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस।